ओके, तो फ्रेशर लेवल पे नेटवर्क इंजीनियर की ये जो वीडियो सीरीज़ है हमारी क्वेश्चन एंड आंसर की, उसकी इस लास्ट वीडियो में हम चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टीसीपी और यूडीपी के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो मे भी हमने पहले किया हो या ना हो, तो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो टीसीपी है आपका, और यूडीपी मीन्स आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूँ। आपने थ्योरी सुनी होंगी बहुत सारी इसके बारे में, मैं आपको एक एग्जांपल से समझते हैं, रियल एग्जांपल। सपोज करो आपने क्या है, वीडियो कॉलिंग करनी है, राइट, और दूसरा आपने एक मेल भेजनी है। दो एग्जांपल हुए। मेल भेजने के लिए जो आपका आप क्लाइंट है और जो आपका सेंडिंग सर्वर है, मेल सेंड करने का जो सर्वर है या जो रिसीव करने वाला, उनके बीच में पहले कनेक्शन बनेगा और उसके बाद ही आप मेल ओपन कर पाओगे या फिर सेंड कर पाओगे या रिसीव कर पाओगे, राइट। क्लाइंट सर्वर का सेशन बनेगा। उसके बाद जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, तो आप डायरेक्ट कॉल स्टार्ट करते हैं। आपका ऐसा कोई सिंक्रोनाइजेशन और वो सब कुछ नहीं होगा। कॉल या तो होगी, कनेक्ट होगी, डिस्कनेक्ट होगी, लॉस होगा, कुछ भी हो, आपका कोई कनेक्शन नहीं बनना है बीच में। अच्छा, दूसरा और क्या है इसके बारे में, हमेशा जैसे बोलते हैं ना कि यूडीपी अनसिक्योर है, टीसीपी सिक्योर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं और अगर आपने बोला हेलो और वो हेलो बीच में लॉस हो गया किसी भी वजह से, राइट, सिग्नल अच्छा नहीं था या XYZ, उधर वाले बंदे को वो हेलो नहीं मिला। अगर आपका जो कॉलिंग है, जो वीडियो या वॉइस कॉलिंग काम करता होता टीसीपी पे, तो वो हेलो जो नेटवर्क में कहीं फंस गया था ना, जो मिस हो गया था, तो टीसीपी उसको दोबारा से सेंड करती है। हो सकता है मीन्स आपको 5 सेकंड बात करते हुए होगी और वो हेलो आपको वापस सुनाई दे। तो क्या कोई सेंस बनेगी इसकी? नो। तो जो इसीलिए जो लाइव आपकी रियल टाइम कॉलिंग है, मीन्स रियल टाइम जो ट्रैफिक है, लाइक आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब, इनमें जो प्रोटोकॉल चलती है वो है यूडीपी, राइट। तो यूडीपी कनेक्शन लेस है आपकी, और इसमें कोई आपका रीट्रांसमिशन नहीं होता, और इसमें कोई सीक्वेंसिंग और वो सब कुछ नहीं आता जो टीसीपी में है। तो एक तो ये समझना होगा आपको। और दूसरा, टीसीपी में क्या है आपका, क्योंकि ये एरर चेक करती है, रीट्रांसमिट करती है, तो ये स्लो हो जाती है। यूडीपी फास्ट है क्योंकि उसमें कोई एरर रिकवरी कुछ नहीं है। यूडीपी में आपका क्या है, एक और चीज़ क्या फास्ट बनाती है उसको, उसमें ओवरहेड बहुत कम है। मीन्स सिर्फ 8 बाइट का डाटा एक्स्ट्रा लगता है, और टीसीपी में 20 बाइट। अब देखिए डबल से भी ज़्यादा, 2.5। और उसके बाद इसमें क्या है, देखिए एक फीचर आता है विंडोइंग का। टीसीपी में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पर सेकंड कितना डाटा भेजना है, यूडीपी में आप नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं विंडो साइज़, कि कितने सेगमेंट्स आपको पर सेकंड भेजने हैं। अगर मान लीजिए रिसीवर एंड पे आपकी रैम और प्रोसेसर बहुत अच्छा है और सेंडिंग वाला उसको पर सेकंड 100 पैकेट भेज रहा था, तो रिसीवर बोल सकता है सेंडर को कि मैं थोड़ा अभी अपने राउटर जो प्रोसेसर है उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, आप 100 की जगह 150 या 200 पैकेट भेजिए, राइट। तो इस तरह से आप डायलॉग कंट्रोल कर सकते हैं टीसीपी में, यूडीपी पे नहीं कर सकते। यूडीपी में चाहे आपका पैकेट लॉस होता रहे रिसीविंग की साइड पे, चाहे बफर में मेमोरी कम हो, चाहे रैम कम हो, प्रोसेसर स्लो हो, पर उसमें ऐसे ही चलेगा, लॉस होता रहेगा, राइट। और दूसरा, इसमें आप देखिए ज़रा, इसमें एक्नॉलेजमेंट आती है टीसीपी में, उसमें नहीं आती। हैंडशेक वगैरह यूडीपी में नहीं होता, टीसीपी में चलता है, 3 वे हैंडशेकिंग, राइट। ओके, प्रोटोकॉल के इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ये आई डोंट नो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि नहीं, बट फिर भी देख लीजिए। कोई भी प्रोटोकॉल जब बनती है, चाहे आईपी, चाहे टीसीपी, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल, 3 उसमें पार्ट है, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स एंड टाइमिंग। कि सिंटैक्स मीन्स कि फॉर्मेट क्या है डाटा का, प्रोसेसिंग का, राइट, कि कैसे डिस्प्ले होगा, कहाँ पे सोर्स आईपी आएगा, कहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी आएगा, कहाँ पे चेकसम आना है आपका, कहाँ पे टीटीएल की वैल्यू, सब कुछ। सेमेंटिक्स क्या है कि हर एक जो आपकी उसमें फील्ड पड़े हुए हैं आपके प्रोटोकॉल के अंदर, उन सब का मतलब क्या है, राइट। सोर्स आईपी का मतलब क्या होगा, ये सोर्स साइड के आईपी है। और चेकसम चेक करने का मतलब वो इंक्रिप्शन की आपकी वैलिडिटी चेक करता है, राइट। टीटीएल मीन्स वो लूप का चेक करेगा है या नहीं, तो उसका मतलब सारा। टाइमिंग, किस टाइम पे क्या होना है, राइट, और कितना स्पीडली होना है। चलिए, उसके बाद ये बात करता है इनकोडर एंड डिकोडर। एनकोड क्या है, जो इनकोडिंग करेगा इंक्रिप्शन के साइड, और डिकोडर मीन्स जो डिकोड करेगा डिक्रिप्शन की साइड। दैट इज़ डिकोडर एंड एनकोडर।
तो उसी की तरह से एक आता है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। तो आप थोड़ा सा देख लेना एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, डाउट चाहिए, उसका क्लैरिफिकेशन, सो यस आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए, एनालॉग जो सिग्नल्स हैं, एनालॉग क्या है, आप ऐसा समझिए जो सेकंड में भी बहुत बार चेंज हो जाते हैं, पर सेकंड भी बहुत बार चेंजेस आते हैं इनकी वैल्यू में। जैसे आप टेम्परेचर देखिए, प्रेशर देखिए, तो मिली सेकेंड्स में भी चेंजेस हो जाता है टेम्परेचर के अंदर। लेकिन जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिग्नल, वो कैसे रहते हैं आपके डिजिटल सिग्नल, राइट, प्रोसेसर बेस्ड जो सिग्नल्स हैं आपके। चलिए, अच्छा एक और पुनीत जी का क्वेश्चन था हमारे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, यस, तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि राउटर जो है लेयर 3 का डिवाइस क्यों बोलते हैं उसको, जबकि हम तो क्या कहते हैं कि वो अच्छा उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, हाँ टेलनेट ले सकता है राउटर। तो टेलनेट के लिए तो क्या है, आपका आईपी के साथ पोर्ट नंबर भी चाहिए, जैसे 23। तो जब राउटर पोर्ट नंबर को प्रोसेस करता है, ऐड करता है, तो वो लेयर 4 का डिवाइस क्यों नहीं बना, लेयर 3 का डिवाइस क्यों है। ठीक है, तो रियली मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के। तो अब ज़रा इसकी क्लैरिफिकेशन पे, इसके आंसर पे आते हैं। राउटर को, किसी भी डिवाइस को जब आप एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो किस लेयर पे काम करता है, उसका आप देखना क्या आपको कि वो जो डिज़ाइन है जो आपने बनाया हो, डिवाइस जो है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया है। राउटर को हमने सिर्फ टेलनेट के लिए नहीं बनाया, राउटर को मैंने डिज़ाइन किया था पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए, पैकेट फिल्टरिंग के लिए, राइट, लेयर 3 की प्रोटोकॉल्स को प्रोसेस करने के लिए। तो टेलनेट में भी देखिए लेयर 3 आईपी ही प्रोटोकॉल यूज़ होती है, इसलिए राउटर क्या है आपका लेयर 3 डिवाइस। और ऐसा नहीं है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ फायरवॉल, बोलते हैं कि फायरवॉल तो किस पे काम करता है, लेयर 4 पे, पर मैं कहता हूँ कि फायरवॉल आईपी के बिना काम ही नहीं कर सकता, फोर वो तो लेयर 3 पे आना चाहिए या दोनों पे होना चाहिए। MPLS की बात करते हैं, MPLS आपका कोई बोलता है लेयर 3 की प्रोटोकॉल है, कोई बोलता है लेयर 2 की प्रोटोकॉल है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं लेयर 2.5 की प्रोटोकॉल है। तो ये थोड़ा वैसा है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो आपका मेन पर्पज़ है उस डिवाइस का नेटवर्क में, उसके बेस पे आप बताते हैं कि वो किस लेयर का डिवाइस है। बट यस, अगर आपके पास और कोई डिफर आंसर है इससे, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट में बताइए ज़रा कि क्यों राउटर लेयर 3 का डिवाइस है, लेयर 4 का क्यों नहीं है, राइट। आई होप कि आई एम क्लियर विद दिस आंसर। देन हाउ टू यूज़ VPN, तो ये हम पूरा एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा मैं, मे बी सिक्योरिटी में और मे बी बाद में, राइट, बट यस वी विल डू VPN इन डिटेल। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आपको अगर क्लैरिटी चाहिए, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अच्छा, 802.11.3 यही क्यों लिखते हैं OSI मॉडल के अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। आप कभी भी देखिए LAN का स्टैंडर्ड क्या था, 802.3, फिर आप इसमें WAN का, मैन का देखेंगे 802.57, सिक्योरिटी का अलग मिलेगा, वायरलेस का .11 है। तो ये 802 ही क्यों, देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसके पीछे एक वजह है। 1980 में स्टार्ट हुए थे ये स्टैंडर्ड्स बनाने, फैब 1980 में। तो 1980 से उठाया 80 और फैब मीन सेकंड मंथ, तो वहाँ से उठा लिया 2, तो इसीलिए ये लिखने लगे थे, राइट। तो अलग अलग के लिए 802 सेम रहेगा और जो आगे स्टैंडर्ड्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NVT नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्या है आपका। तो जो टेलनेट वगैरह जो आपके वर्चुअल सेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपकी प्रोटोकॉल बोल सकते हैं एक तरह से, उनको क्या बोलते हैं, जो रूल्स को, तो सेट ऑफ रूल्स वैसे प्रोटोकॉल ही होता है, दैट इज़ NVT। तो आप बोल सकते हैं कि टेलनेट सेशन जो आपका है वो किसकी वजह से है, आपका NVT की वजह से, राइट। तो ये प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है। सोर्स रूट, खैर आजकल देखिए सोर्स रूट का जो फीचर है नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, क्योंकि ये इतना यूजेबल है नहीं। सोर्स बेस राउटिंग, इसमें क्या था एक्चुअली, सोर्स जहाँ से आपका पैकेट चलेगा ना, उसको सारा रहेगा कहाँ कहाँ से होके जाना है प्रॉपर डेस्टिनेशन तक, ठीक है। याद करिए स्टैटिक राउटिंग में आपने हर एक राउटर को बताया था ना कि सारे के सारे रूट्स कहाँ पे जाना है और कहाँ से होकर जाना है। सोर्स राउटिंग में क्या है, आपके राउटर या जो आपका सोर्स डिवाइस रहेगा उसको परमानेंटली पता रहेगा कि पहले यहाँ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट स्टॉप होगा, फिर वो वाला होगा। तो ये क्यों यूज़ नहीं करते,
ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इसको अगर आप पैकेट कैप्चर करते हैं तो आपको पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी का, पूरे आपके एड्रेसेस का सब कुछ पता लग जाता है, राइट। तो इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते, प्रेफर नहीं करते। बट यस, थोड़ा अगर आपको जानना था तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन, ये मैंने डाल दिया। पाइपलाइनिंग। अच्छा, पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है? एक साथ बहुत सारे काम करना सीक्वेंसिंग में। जैसे आप देखेंगे मेरे टास्क बार पे ना कंप्यूटर में, तो बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं। तो जो मेरा प्रोसेसर होगा मेरे इस लैपटॉप का, वो एक टाइम पे सिर्फ ये रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, या फिर ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, नहीं, ये जीएनएस भी ओपन करा हुआ है उसने, एक साइड में मेरा वीडियो एडिटर भी ओपन है, राइट। तो इस तरह से जो एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, सिक्वेंसिंग ऑफ प्रोसेसेस, दैट इज़ योर पाइपलाइन। तो राउटर में भी ऐसा ही होता है, अलग अलग कोर अलग अलग काम करती हैं, जो प्रोसेसर कोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ट्रांसमिशन जो स्पीड है इथरनेट की, वो किस में आप नोट करते हैं? एमबीपीएस। अच्छा, ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, शायद हमने डिस्कस किया है पहले भी, बट यस, मैं कोई इसमें वो छोड़ना नहीं चाहता डाउट। जब भी आप बात करेंगे नेटवर्क में स्पीड की, तब आप लिखेंगे बिट पर सेकेंड, राइट। जैसे KBPS इस तरह से, या MBPS मीन्स किलो बिट पर सेकेंड। लेकिन जब भी आप बात करेंगे स्टोरेज की, कितना डाटा स्टोर हो सकता है, उसमें आप बात करेंगे बाइट, MBPS इस तरह से। M चाहे स्मॉल लिखो आप, लेकिन B कैपिटल, बाइट। जैसे आप कोई हार्ड ड्राइव लेते हो, बोलते हो ना 1 TB, तो 1 टेराबिट नहीं, 1 टेराबाइट। और जब आप इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हो तो आप ये नहीं बोलते कि मैंने 10 मेगाबाइट का कनेक्शन लगवाया, नहीं, 10 मेगाबिट पर सेकंड का कनेक्शन, इस तरह से बोलते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। स्पीड के केस में आपका बिट पर सेकंड, स्टोरेज के केस में बाइट पर सेकंड। थिन नेट और थिक नेट, ये कोएक्सियल केबल के स्टैंडर्ड्स हैं आपके। तो कोएक्सियल केबल आपकी क्या है? एक 200 मीटर तक जाती है, एक 500 मीटर तक जाती है, राइट। तो जो आपकी 200 मीटर वाली है उसको क्या बोलते हैं? थिन नेट। और जो ज़्यादा वाली है उसको क्या बोलते हैं आप? थिक नेट। तो RG जो 8 है, ये कनेक्टर्स आप देख सकते हैं, RG8 कनेक्टर किसका आपका आता है? थिक नेट का। ओके, देन हाँ, तो अभी तो कोएक्सियल कोई यूज़ करता नहीं है, फाइबर और आपका ट्विस्टेड पेयर यही मिलेंगे आपको नेटवर्क में। RJ11 कनेक्टर, तो कौन सी केबल यूज़ करते हैं? वो टेलीफोन केबल में चलता था, तो उसके अंदर आपका टेलीफोन की कॉलिंग भी और फिर आपका इंटरनेट भी चलता है, ब्रॉडबैंड। मल्टी होम्ड होस्ट, देखिए मल्टी होम्ड का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस यूज़ करते हैं किसी सिंगल डिवाइस के, मल्टीपल IP यूज़ करते हैं सिंगल डिवाइस पे, दैट इज़ मल्टी होम्ड होस्ट। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक राउटर लिया, उस पर 2 ISP की 2 अलग अलग इंटरनेट की लाइन ली, तो वो आपका कैसा हुआ? मल्टी होम्ड नेटवर्क, राइट। चलिए, EGP क्या है आपका? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो मल्टीपल डिफरेंट ISPs हैं उनको जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल, दैट इज़ EGP। तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का एक ही एग्जांपल है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और EGP ही है जो आपको इंटरनेट रन करके देता है, तो इसको इंटरनेट की प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है रीडायरेक्टर किसको बोलते हैं? ठीक है, नेटवर्क में जैसे मान लीजिए आपने क्या लगा हुआ है? प्रिंटर लगाए हुए हैं, राइट, और उस पर प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट आती है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस तरह की सारी रिक्वेस्ट्स को ट्रांसलेट करेगा नेटवर्क लेवल की रिक्वेस्ट में, राइट। क्योंकि सारे प्रिंटर किस पे काम करते हैं? IP पे। तो उनमें कन्वर्जन का काम जो करता है ये रीडायरेक्टर करता है। तो जो आप सॉफ्टवेयर ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, ये उसी का पार्ट है। किस लेयर पे काम करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, मुझे लगा मुझे डालना चाहिए। चलिए, TCP 3-वे हैंडशेक क्या है? मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको TCP मॉडल जब हमने पढ़ा था, TCP IP मॉडल। अच्छा, पहले तो इसमें एक और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन भी आता है कि TCP क्या है, UDP क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने बता दिया। TCP और UDP क्या है? आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करने वाली प्रोटोकॉल्स हैं। TCP और UDP दोनों अलग अलग हैं। TCP सिक्योर, स्लो, UDP फास्ट, अनसिक्योर। एक में कनेक्शन बनता है, एक में नहीं बनता है। और उसी कनेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है कि 3-वे हैंडशेक क्या है TCP में। देखिए, जब भी TCP का कनेक्शन बनेगा उसका 3 पार्ट रहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है? एक क्लाइंट है, सी दिस वन, और ये मैं मान लेता हूँ ये क्या है? सर्वर है।
तो जब ये दोनों जुड़ेंगे ना एक दूसरे से, अपना इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले क्या होगा ना, इनके बीच में कुछ सेट ऑफ रूल्स पे अग्रीमेंट बनना चाहिए, तब जाके। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो वो 3 स्टेप में जाता है। कौन से 3 स्टेप हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। देखिए, पहला क्या है, वो है सिंक। इधर वाला जो का क्लाइंट होगा, ये सिंक की बिट भेजेगा, सिंक्रोनाइजेशन की। और इस सिंक्रोनाइजेशन में क्या रहता है, देखिए जैसे मैंने बोला था ना, विंडोइंग का साइज़, कि वो कितना रहे, कितने सेगमेंट्स आपको अलाउ करवाने हैं एक दूसरे के बीच में। दूसरा हमने बात की थी टीसीपी सीक्वेंसिंग पे काम करता है, तो किस सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट करना है, तो ये सिंक बिट में वही सारी चीज़ें जाती हैं। फिर ये इस सिंक का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, कौन, आपका जो उधर वाला साइड पे जो रिसीवर या आप सर्वर बोल लो उसको, वो उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, दोनों सेम पैरामीटर पे एग्री करेंगे। और फिर ये क्या है, आपका सिंक एक भेजेगा, राइट। तो ये 3 आपके पैरामीटर आते हैं, इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक ऑफ आपका टीसीपी। ओके, देन मैक एड्रेस का क्या यूज़ है, आप देख सकते हैं। फिजिकल यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैक आप यूज़ करते हैं, डिवाइसेस को ट्रैक करने के लिए मैक का यूज़ करते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल ठीक है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, अगर आप ये इंटरेस्टिंग है ज़रूर पढ़ना इसको। एयरपोर्ट वगैरह पे जो ऐसी ओपन लोकेशन है जहाँ पे कोई भी वाईफाई यूज़ कर सकता है, वहाँ पे सिक्योर कैसे करते हैं आप, ट्रैकिंग मैक एड्रेस के बेस पे, राइट। और दूसरा, अगर आप घर पे राउटर भी यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर भी एक मैक लेयर की सिक्योरिटी आती है कि आप सिर्फ अपने घर के बंदों के मैक उस पर रजिस्टर करा दो अपने राउटर पे, सिर्फ वही इंटरनेट चला पाएंगे, कोई और अननोन मैक वाला डिवाइस इंटरनेट चला ही नहीं पाएगा, राइट। चलिए, या फिर उसमें ऐसा भी कर सकते हैं आप, सिंगल मैक उसके अंदर, या जिसको भी आपको ब्लॉक करना है वो मैक आप उसमें डाल दीजिए, सिर्फ वही नहीं चला पाएगा, बाकी कोई भी चला पाएगा, ठीक है। 2 तरह के मैक हो सकते हैं, यूनिवर्सल जो आपको मिलते हैं डिवाइसेस के साथ, और लोकली एडमिनिस्ट्रेड जो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं ना, इस राउटर के ऊपर अगर आप जाएं और इसके इंटरफेस FA0/0 पे अगर आप जाते हैं, राइट, इंटरफेस FA0/0, सी, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक एड्रेस, सी। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ब्रेक करता हूँ ऑपरेशन कंट्रोल C से, यहाँ पे आप लिखिए ज़रा मैक-एड्रेस, तो क्वेश्चन मार्क, क्या देख पा रहे हैं आप, मैक चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह के मैक क्या कहलाएंगे, आपके लोकली एडमिनिस्ट्रेड, राइट। चलिए, ग्लोबल जो आप चेंज ना कर पाएँ। मैक और आईपी में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। बिट्स का फ़र्क है, कौन कितने बिट का है, और काम क्या है नेटवर्क में, राइट। और ठीक है, आप देखिए ज़रा, मैक काम करता है जैसे आपका लेयर 2 पे, आईपी काम करता है लेयर 3 पे। ये 48 बिट है, वो 32 बिट है आपका, ये आपका डॉटेड डेसिमल है, ये आपका हेक्साडेसिमल है, राइट, ठीक है। ये लॉजिकल है, इसको चेंज कर सकते हैं कभी भी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते मैक एड्रेस को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ मॉडम। मॉडम कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड का, मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम और डीमॉड्यूलेटर का, इनका काम क्या था, एक का काम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना, और एक का है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना। तो पहले दोनों काम के लिए अलग अलग डिवाइसेज आते थे, अभी बहुत टाइम से क्या है, एक ही डिवाइस आता है जो दोनों काम करता है। अब काम क्या है, देखिए आपके घर पे जो आप इंटरनेट चलाते हैं, राइट, जो नॉर्मल विदाउट कंपनी, जो सिंपल, अगर आप स्मॉल ऑफिस की या होम ऑफिस की बात करें, तो जो बाहर वैन से डाटा आता है वो एनालॉग डाटा है, लेकिन इंटरनेट तो आपको पीसी पे या मोबाइल पे चलाना है, वो तो एनालॉग को समझता नहीं है, डिजिटल पे काम करता है। तो उधर की एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में। और ऐसे ही जब आपकी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी वैन में, तो उसको डिजिटल का नहीं पता, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके देना है। तो यही सारा काम कौन करता है, मॉडम। तो एक्चुअली सिर्फ आप जस्ट इतना भी बोलते हैं इसीलिए सिंपल शॉर्टकट में कि मॉडम का काम क्या है, इंटरनेट चलाना, पर एक्चुअली बैकएंड पे क्या हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, राइट। तो मॉडम के ऊपर आपकी स्पीड जो डिपेंड करेगी वो कॉस्ट के ऊपर है, कितना क्वालिटी और वो सब आप यूज़ करते हैं मॉडम के अंदर।
तो यस गाइज, थैंक यू सो मच। ये जो सीरीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियोस बनाकर, एंड आई होप कि इट इज़ द सेम फॉर यू। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस मैं कंटिन्यू रखूं तो हम बनाते रहेंगे, आगे मैं अपलोड करता रहूँगा। बट अगर आपको लगता है कि इट्स ओके, इट्स सफिशिएंट, या फिर उतना सही नहीं है, सही नहीं जा रहा है, या जो भी आपको फीडबैक है, प्लीज़ मुझे ज़रा बताइए, ताकि हम देखें कि कंटिन्यू करना है इन क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोज़ को या नहीं। And yes, thank you so much for being with us and for watching these videos, and bye bye, take care.